हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर वैकल्पिक विषय से जुड़े कुछ विशेष बिंदुओं की। हम बात करेंगे रणनीति की, हम बात करेंगे कि कैसे इस बार जो आप अगला अटेम्प्ट देंगे 2024 के मेंस का, उसमें अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। देखिए, एक बात जो अभी हमने देखी और जो पिछले 12-15 वर्षों से हम लगातार देखा रहे हैं कि हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत शानदार रिजल्ट देता आया है। इस बार जितना मेरी नॉलेज है, जितना मुझे पता है, लगभग 63+ लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं हिंदी साहित्य में। यह संख्या 80 तक हो सकती है, चूंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता या जिन तक हमारी पहुंच नहीं होती है। लेकिन जो मेन बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जो सिलेक्शंस हुए यूपीएससी CSE 2023 की परीक्षा में, क्या वजह थी और क्यों बहुतायत में लोग इस ऑप्शनल्स को चुनते हैं, क्यों ये ऑप्शनल शानदार ऑप्शनल कहलाता है और कौन कौन से लोग इस ऑप्शनल को ले सकते हैं। आज इन सभी बिंदुओं पे बात करते हुए हम इसकी रणनीति पे भी बात करेंगे। और अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए, अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप स्टडी IQ IAS हिंदी के जब चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने कौन सी बुक्स जरूरी हैं उनको कवर कर रखा है और हिंदी ऑप्शनल के डिटेल्ड सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर रखा है। तो स्ट्रेटजी जो होती है ना, स्ट्रेटजी के जो 2 एंगल हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मेरे पीछे मेरा वीडियो चल रहा है, तो स्ट्रेटजी के 2 एंगल यहाँ पे कवर्ड हैं। इनको यहां से आप कवर कर सकते हैं स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। ठीक है, यहां पे देखिए, आप देख सकते हैं, इस पे आके इसमें बाकायदा प्लेलिस्ट बनी है। ये वीडियो आपको वहां पे भी मिल जाएगा और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां पे तो खैर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके आज के पॉइंट पे। जो हमने यहाँ पे आज से शुरू करना है वो क्या है कि क्या हो इसकी सर्वश्रेष्ठ रणनीति। जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें या दुविधाएं आती हैं जो समझ में नहीं आती। उन्हीं कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे और उन बिंदुओं पे बात करते हुए हम यहां पे उन बिंदुओं पे बात करते हुए हम आपके इश्यूज को भी वहां पे हम टैकल करते रहेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जो मुझे क्वेरी आती है, जो सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं इस पे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि कौन ले सकता है हिंदी साहित्य, कौन कौन यहां पे है जो हिंदी साहित्य ले सकता है। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के लिए कुछ चीजें अगर आपके अंदर श्योर हैं कि अगर आप शुद्ध हिंदी लिख लेते हैं, अगर आप शुद्ध हिंदी लिख लेते हैं, शुद्ध हिंदी अगर आप लिख लेते हैं, यानी कि हिंदी जो अगर लिखते हैं वो बिना किसी अशुद्धि के लिखते हैं, बिना किसी अशुद्धि के हिंदी लिखते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शनल सही रहेगा। ये हुई नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर ये तो पहली बात हुई, अगर किसी प्रकार से ऐसा है कि हिंदी लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, हिंदी साहित्य में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या हिंदी एक भाषा के तौर पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप, अगर अरुचि है तो आप इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं लीजिए। ये 2 ही मुख्य कारण मुझे लगते हैं। और अगर इसके ऐसे कारणों की बात की जाए जिन पे एक मिनट, अगर ऐसे कारणों की बात की जाए जिन पे हम मिसाल खड़ी कर सकते हैं अच्छे नंबर लाके, वो कौन से कारण हैं क्यों हिंदी लिटरेचर लोग चुनते हैं। नंबर एक, आप इसको वैकल्पिक विषय कह सकते हैं, अन्य वैकल्पिक विषयों से तुलना कर सकते हैं, लेकिन सोचिए, एक किसान के परिवार की गाथा है, एक गांव की दशा दिशा दुर्दशा की बात है, कहानी है, यह पढ़नी है आपको। दूसरी, एक ऐसे गांव की बात है जहां के लोग बहुत समाज से अपडेट नहीं है, भदेश भाषा में बात करते हैं, चूंकि गांव में भदेश भाषा में यानी देशज भाषा में ही बात होती है, जो लोकल बोली होती है उसमें बात करते हैं। सामाजिक सरोकारों को जानते हैं लेकिन कारण नहीं समझते। गांधी जी की मृत्यु हो गई है, शोक सभा चल रही है, लेकिन गांधी जी कौन है नहीं जानते। इस तरह के समाज से मिलना हो तो, या एक नाटक हो किसी कालिदास नामक व्यक्ति का जो अपनी प्रेयसी से श्रृंगार
कि संयोग और वियोग दोनों पहलू से रूबरू हो रहा हो, या ये कहानी हो समुद्रगुप्त की, या ये भारत की दुर्दशा पे एक क्रिटिक हो, या हो ये निबंध, ऐसे चीजों को थोड़ा भी अगर आपको इंटरेस्ट आता हो पढ़ने में, या जब आपने सूर को पढ़ा हो, आपने तुलसी को पढ़ा हो, आपने कबीर दास को पढ़ा हो, तो मुझे 100% यकीन है कि उनको एक वैकल्पिक विषय के रूप में दोबारा से पुनः ऊर्जावान होकर पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत आनंददायक होगा। ठीक है, तो जब मैं हिंदी साहित्य की यहां पे बात कर रहा हूं, तो सबसे खास बात क्या है कि ये एक कि हमने इसे बचपन से ही पढ़ा रखा है, बचपन से ही हमारी भाषा रही, और जो इसकी जो कहानियां कविताएं, शॉर्ट में हम पद्य भी कह देते हैं, चलो, और इसको यहां पे हम गद्य भी लिख दें, चलो इधर ही लिख देते हैं, एक मिनट, गद्य लिखिएगा। ठीक है, पद्य या गद्य हम लगातार जो बचपन से पढ़ते आए हैं भाई। तुलसीदास को, रामचरितमानस को, मुझे नहीं लगता कि भारत के ऐसा कोई घर होगा जहां पे पाठ न होता हो। रिलीजन से बियॉन्ड तुलसीदास के रामचरितमानस का पाठ होता है बहुत जगहों पे, जहां गंगा जमनी तहजीब विकसित है वहां पे, जहां पे हिंदू परिवार रहते हैं वहां पे तो होता ही है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसकी बात हो, या शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमिशम वेदांत वेद्यम बुभम, इस तरीके की जो ये सुंदरकांड की पहली बालकांड की मैंने आपको वहां पे छंद सुनाया, दूसरा मैंने सुंदरकांड का शुरुआत जो है उसकी बात की। हर व्यक्ति ने अगर सुंदरकांड का पाठ किया होगा तो आपको ये पता होगा कि कहां से जुड़ती है। आप सोचिए, बैक टू दोज बेसिक्स, आपको वहां पे वापस जाना है, क्यों नहीं आनंद आएगा। कहानियों की बात की जाए तो हम सब ने गोदान पढ़ी है, मतलब ये एक ऐसी कहानी है कि हर बच्चा, अगर मान लो पढ़ी भी नहीं है, गोदान के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते होंगे। मैला आंचल की बात हो गई, फणीश्वर नाथ रेणु। और अगर आप हिंदी साहित्य को आपने 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में पढ़ा है तो ऐसे बहुत से लेखक लेखिकाएं या पुराने साहित्यकार होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, चाहे वो रामचंद्र शुक्ला हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, या अगर मैं बात करूं सूर, तुलसी और जायसी। भाई पद्मावत, आपने मूवी देखी है, पद्मावत की कहानी पद्य के रूप में है। राजा जाते हैं सिंगल देश, वहां पे कोई उनको पद्मिनी पसंद आ जाती है। रानी नागमती जो होती है दुखी में जो वियोग में कहती हैं, वो आपके सिलेबस में है। राजा की जो बातें हैं वो आपके सिलेबस में है। ये सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से कहां मिलेंगी आपको भाई। ससैया के दोहरे जो नाव के तीर ओ घाव करे गंभीर, बिहारी की ससई आपने पढ़ रखी है, सुन रखी है, कम से कम सुन तो रखी ही है भाई, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते आए थे, तो ये आपके सिलेबस में है। इन चीजों को थोड़े अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शनल को कौन छोड़ना चाहेगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्यों ये महत्वपूर्ण है, वो है इसमें आने वाले नंबर। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एक मिनट, नंबर। ठीक है, या आप इनको इंग्लिश में मार्क्स कह सकते हैं। ठीक है, नंबर या मार्क्स कह सकते हैं। क्यों जरूरी है, देखिए मैं अपना उदाहरण बताता हूं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो पहला मैंने अटेम्प्ट दिया था और जो दूसरा अटेम्प्ट दिया था, पहले में मुख्य परीक्षा ही दिया था, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। दोनों अटेम्प्ट मेरे बहुत अच्छे नहीं गए। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, यद्यपि आई वॉज वेरी गुड इन ज्योग्राफी। जो टेस्ट सीरीज चला करती थी, मैं हमेशा टॉप में रहा करता था, मेरी नॉलेज अच्छी थी, क्योंकि अभी भी जीएस की में ज्योग्राफी की नॉलेज अच्छी है। पर मुझे नंबर क्या मिले, 203 और 207 ये नंबर मिले। लेकिन जब अगली बार जो मैंने मेंस दिया, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, हिंदी लिटरेचर, जो पहले मेरे को मार्क्स मिले थे वो मिले थे 253। ठीक है, उसके दूसरे में ये मार्क्स मुझे मिले थे 297। और जो लास्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा तथाकथित रूप से लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, उसमें मुझे ये नंबर मिले थे 311। हालांकि बहुत सी और वजहें थी जिन वजह से मैं यूपीएससी में फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाया।
हाँ, मैं जो इनकी एडिशनल लिस्ट आती है, जो एक्सटेंडेड लिस्ट आती है, जो वेटिंग लिस्ट कहते हैं उसको, उसमें मेरा 2 बार नाम था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, उसमें मुझे नहीं मिला। आप दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यद्यपि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, मैं टीचिंग लाइन में ही जुड़ना चाहता था, ठीक है, लेकिन ये 30 रहती है। लेकिन 30 से जो बड़ी बात है वो आपको नंबर देखिए, एक तो ग्रेजुअली नंबर बढ़े, आप यहां पे कंपैरिजन कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए। जब मुझे 207 नंबर प्राप्त हुए थे इंटरव्यू, मतलब मैंने उस साल इंटरव्यू दिया था, अगर उस साल मुझे 253 ही मिल गए होते तो उस वर्ष में आईपीएस होता 100%, और अगर ये मिल गया होता या ये मिल गया होता तो कोई दो राय थी ही नहीं कि मैं आईएएस ना बनता। इसका मतलब कि अभी से अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको नंबर किस डायरेक्शन में लेने हैं और आपका उद्देश्य कितना फोकस्ड है, तो आपको यहां पे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग लेते हैं। तीसरी बात, माध्यम की बाध्यता नहीं है। माध्यम की बाध्यता नहीं है, माध्यम की बाध्यता है ही नहीं। क्यों नहीं है माध्यम की बाध्यता, मैं बताता हूं। आप अंग्रेजी माध्यम के हैं या हिंदी माध्यम के हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, प्रेजेंटेबल है, इतना कि आप अशुद्धियां न करें, अनुस्वार, हलंत और नुक्ते में डिफरेंस आपको पता हो, कहां पे अनुस्वार आएगा, कहां पे चंद्रबिंदी आएगी, कहां पे हलंत आएगा या कहां पे नुक्ता आएगा, अगर ये आपको पता है तो दिस इज फॉर यू। और इसमें वो भी दिक्कत नहीं है कि भाई अंग्रेजी माध्यम वाले को ज्यादा नंबर मिल गया, हिंदी माध्यम को कम मिल गया। ऑप्शनल में अगर आपने हिंदी लिटरेचर लिया है तो आपको हिंदी में ही लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, हिंदी भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में ही लिखना है, रोमन में भी नहीं लिखना है। तो सबके प्रेजेंटेशन का तरीका सेम होगा, एकमात्र ऑप्शनल है। आप, मेरा इंग्लिश माध्यम था, मेरा माध्यम अंग्रेजी था, मेरा अंग्रेजी माध्यम था, लेकिन ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। और चूंकि बचपन से ही साहित्य में रुचि रही, एक साहित्यिक जो समूह था उससे मैं हमेशा जुड़ा रहा, साहित्य में हमेशा से कुछ ना कुछ काम करते आया, तो मुझे साहित्य में इंटरेस्ट था और इस वजह से मेरी हिंदी अच्छी थी और इस वजह से मुझे नंबर अच्छे मिले। मैंने किसी फैकल्टी से नहीं पढ़ा, किसी टीचर से नहीं पढ़ा, खुद से ही पढ़ा मैंने, एकलव्य की तरह मैंने खुद से तैयारी की। नंबर आपके सामने है, ठीक है, सफल नहीं हुए लेकिन नंबर तो मिले। सबकी कहानी मेरे जैसे रिपीट नहीं होगी। अगर आपको ये नंबर भी मिलता है, मैं आपको बता देता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इस समय उत्तर प्रदेश काडर में ही वो आईपीएस ऑफिसर हैं, और मेरे एक मतलब पुराने जमाने के मेरे रूममेट रहे जो कि सीनियर आईआरएस ऑफिसर हैं। फाइनल अटेम्प्ट में हिंदी लिटरेचर उन्होंने लिया, क्योंकि 2 अटेम्प्ट उन्होंने लास्ट हिंदी लिटरेचर दिए थे। पहले में उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरे में उनका जब प्रीलिम्स निकला उसमें मेंस निकला, उसमें इंटरव्यू कॉल आई और उनको 291 नंबर मिले थे और रेवेन्यू सर्विसेज में है वो इस समय। जस्ट बिकॉज कि आप ऑप्शनल को थोड़ा फोकस होकर देख लीजिए, समझ लीजिए इंटरेस्ट के साथ में, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है, सिलेक्शन आपका ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर देख के आपको हिंदी लिटरेचर के बारे में सोचना चाहिए। इस वजह से मैं कहूंगा कि हिंदी लिटरेचर बहुत ही सुगम और अच्छा साधन है मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। और मुख्य परीक्षा में अगर आपने अच्छे नंबर ला दिए तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आप कोप कर लेंगे, आपका कुछ ना कुछ रैंक आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये बात थी हिंदी लिटरेचर की कि क्यों आप ले सकते हैं, क्यों लें, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, जब हिंदी लिटरेचर की बात चल रही है तो मैं बता दूं, 3 पॉइंट तक जो बात की थी, चौथा पॉइंट जो मुझे लगता है हिंदी लिटरेचर के साथ में कि स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। क्या है, हिंदी में उसको स्थैतिक बोलते हैं ना, स्थैतिक या स्थितिज भी कई जगह लिखा जाता है, ठीक है। चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस क्या है, ये पाठ्यक्रम जो इसका है वो क्या है, स्टैटिक है। एक बार पढ़ लिया, अगर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो बस रिवाइज करना है, कुछ अपडेट नहीं करना है। स्थैतिक है, डायनामिक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार आपको भूगोल की तरह या आईआर की तरह अपडेट नहीं करना है। हिस्ट्री में भी अपडेशन होता है, नहीं करना है अपडेट। हाँ, बार बार अगर आप प्रयास करेंगे, लेखनी में सुधार करेंगे, लिखने के तरीके में सुधार करेंगे, अवयवों को और इनरिच करेंगे, तो ये बहुत आपको फ्रूटफुल रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और कारण है जिस वजह से आपको हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेना चाहिए। और मैं बात करूं
हिंदी साहित्य के साथ जो सबसे खास बात मुझे लगी कि जब भी आप साहित्य पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप अपने समाज से मिल रहे हैं। जब आप अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि या अनल हक या इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, इस तरह के जैसे टर्म्स पढ़ेंगे और इनके शाब्दिक अर्थों को समझते हुए जब आप समाज से जुड़ेंगे, गोदान पढ़ेंगे, मैला आंचल पढ़ेंगे, महाभोज पढ़ेंगे, सूर को पढ़ेंगे, तुलसी को पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, इतिहास से पैरेलल होके इस सब्जेक्ट को जब देखेंगे तो आपको इतिहास बोध भी होगा, आपको साहित्य बोध भी होगा और आपको समाज बोध भी होगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको इतिहास बोध होता है, समाज बोध होता है और साहित्य बोध तो होता ही है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इतिहास बोध होगा तो आप अपने इतिहास में एक नया पैरेलल ड्रॉ कर पाएंगे। आप इतिहास में अगर किसी प्रश्न में थोड़ा अटक रहे हैं, साहित्य से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सेम सोसाइटी की बात करें, अगर सोसाइटी के किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो साहित्य वो आपको प्रदान कर रहा है। यहां पे मैं बता रहा था कि जब अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, या आप जब भक्ति काल में सूफिज्म की बात करते हैं, भक्ति काल में अद्वैतवाद की बात करते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं, शुद्धाद्वैतवाद की बात करते हैं, तो आप फिलॉसफी से भी जुड़ते हैं। फिलॉसफी से जुड़ते हैं तो आप समाज के तत्कालीन भावों को, भावातिरेकों को लिखने में और समझाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, और जीएस में बहुत सारी चीजें हैं भाई, जब आप आदिकाल की बात करेंगे, जब आप मध्यकाल की बात करेंगे, तो आप बहुत से ऐसे ग्रंथों की बात करेंगे, उस ग्रंथ के लिखने वालों की बात करेंगे, और उस जो ग्रंथ में लिखा हुआ मटेरियल है उसकी जब आप बात करेंगे तो आपको इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा, जो आपको जीएस में निश्चित तौर पर हेल्प करेगा और आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने में बहुत अच्छा योगदान रहेगा। इसलिए भी ये जो हिंदी लिटरेचर का जो सिलेबस है ये बहुत 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 अच्छा तरीके से बना है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इस पे बहुत फोकस्ड होके ध्यान दीजिएगा। करियर की बात है, करियर के साथ उस इंटरेस्ट की बात है, उस वो जो बचपन की जो आनंद है उसकी बात है कि आपको हर तरीके के जो क्या कहते हैं इफ्स एंड बट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए ये आपको क्लियर होगा कि विभिन्न ऑप्शनल्स की अपेक्षा बहुत अच्छा ऑप्शनल है, सुगम ऑप्शनल है, बहुत सारे फैक्ट्स नहीं हैं, बहुत सारी थ्योरीज नहीं है, जो भी है वो हमारी आपकी बात है, हमारे समाज और इतिहास की बात है, जिसे पद्य या गद्य के तौर पे लिख दिया गया है। ये इसकी सबसे प्रमुख बात है। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस पे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी स्ट्रेटजी पे, जिसपे बात करने के लिए बेसिकली हम लोग आए थे। ठीक है, जिसपे थोड़ा सा बात करने आ रहे थे। देखिए, हिंदी साहित्य की बात की जाए, ठीक है, हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हिंदी जैसे सारे ऑप्शंस में होता है वैसे इसमें भी 2 पेपर है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसको मैं वैसे ही लिख देता हूं अंग्रेजी में ही, हिंदी में ही, माफ कीजिएगा। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रथम प्रश्न की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है सब में होता है, वैसे इसमें भी है। क्या है? खंड क। मैं बताता हूं उसमें क्या क्या मैटर है। खंड ख,
अगर आप सिलेबस वाला मेरा वीडियो कर चुके तो आपको पता भी होगा, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें भी खंड क और खंड ख, ठीक है। तो यहां पे आपने खंड क यहां पे देखा, खंड ख यहां पे देखा, खंड क खंड ख। अब इसमें क्या है कि दोनों ही जो जिन पेपर्स की हमने बात की यहां पे, ठीक है, दोनों ही जिसकी बात की, दोनों में ही आपको 5-5 प्रश्न करने हैं, तो 8 प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न करने होते हैं, सभी 50 नंबर के होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। टोटल पेपर 250 का होता है, ठीक है, टोटल पेपर 250 नंबर का होता है। और जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या कि जो पहला प्रश्न, पहला और पांचवा, जैसे इसमें 4 प्रश्न होंगे, इसमें 4 प्रश्न होंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे। तो जो पहला प्रश्न है फर्स्ट, और जो पांचवा है आपका, ये अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, ये अनिवार्य होगा दोनों सेक्शंस में, ठीक है। तो फर्स्ट और पहला और पांचवा तो करना ही है। उसके अलावा आप चाहे तो पहले खंड से 2 कर लीजिए, दूसरे खंड से 1 कर लीजिए, या पहले खंड से आप 1 कर लीजिए, दूसरे खंड से 2 कर लीजिए, दोनों में गिवन कि आपको क्या अच्छे से आता है और किसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी कॉल होगी। ये वो आप देख के समझ जाएंगे, पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन खंड ख में जब हम बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है? भाषा के इतिहास की। किसके? हिंदी भाषा के इतिहास की। ये किसकी बात करता है? ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करता है। ये बात करता है पद्य की, ये बात करता है गद्य की, ठीक है। ध होगा, 1 मिनट, गद्य, ठीक है। अब बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर किस तरीके से हमको ये पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से एक चीज बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ये बिल्कुल मैथ्स की तरह पे है, मैथमेटिक्स की तरह में है, मैथ्स की तरह पे, अंकगणित की तरह पे, ठीक है। और उस खासकर इसका जो खंड क है, ये तो स्पेशली खंड ख जो है इसका, खंड क सॉरी, जो है वो खासकर वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। अगर आपसे जो पूछा गया है आपको वो चीजें एज इट इज आते हैं, आप वैसे ही वर्बेटिम लिख देते हैं, निश्चित तौर पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो ए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम नंबर की बात करें, नंबर की बात करें। खंड ख की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ओवरऑल साहित्य की समझ लेनी है, ठीक है। अगर ओवरऑल साहित्य की समझ, क्या कह सकते हैं कि समग्र समझ के लिए, समग्र समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खंड क की बात करें तो अगर आप लयात्मक चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो लयकारी या लयात्मक चीजों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और खंड ख, समाज से जुड़ना चाहते हैं, साहित्य पढ़ना पसंद है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम किससे शुरू करें? अगर आप एकलव्य हैं तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, अगर आप अर्जुन हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हम नया बैच लेके आ रहे हैं स्टडी आईक्यू में। आप studyIQ.com वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं, ऑप्शनल के सेक्शन में बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। हमारे स्टडी आईक्यू मेन चैनल पे, स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी चैनल पे वीडियो और लाइव दोनों सेक्शन में, या मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी इस पे अपडेट दूंगा, ठीक है। और नए, क्योंकि अभी 7 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि नए बैच में कुछ नई चीजें जोड़ूं। इस वजह से इस बैच को थोड़ा सा पॉज करके मैं रोकने की शुरू करने की कोशिश करूं, तो बहुत जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो खंड क की बात की जाए तो इसमें 4 प्रश्न भाषा के इतिहास, मतलब 4 प्रश्न आपको करने रहते हैं, 4 इसमें रहते हैं, चारों इसमें से आप या तो 3 कीजिए या इसमें से 3 कीजिए। फिर अगर इसमें से 3 किए तो इसमें 2, और इसमें से 3 किए तो इसमें 2, सेम इसमें सेम इसमें, ठीक है। तो किससे शुरुआत की जाए, क्या स्ट्रेटेजी हो, आ जाते हैं क्या स्ट्रेटेजी हो। तो देखिए, मैं एक सीधी सी बात मानता हूं, हिंदी साहित्य आपने लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि साहित्य में आपका इंटरेस्ट है, कुछ ना कीजिए। जब तक आप मन बना रहे हैं तब तक आप जो प्रश्न पत्र 2 का खंड ख है, क्या है? खंड ख, जिसे हम गद्य कहते हैं, ठीक है, गद्य साहित्य, जो गद्य साहित्य है, आप इसको पढ़ जाइए।
पढ़ जाइए, ठीक है। चाहे वो हो गोदान, और आपको अच्छा लगेगा भाई, प्रॉपर नॉवेल है, कहानियां हैं। चाहे वो हो मैला आंचल, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। मतलब मैला आंचल की बात कर रहा हूं, गोदान का तो अपना अंत एक है, ठीक है। आप महाभोज पढ़ जाइए, ठीक है। आप जो नाटक वगैरह भी हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के, मैं रादर ये बोलूंगा कि जयशंकर प्रसाद के कई नाटक हैं। आप स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों पढ़ सकते हैं। दोनों में, क्योंकि आप कई बार स्कंदगुप्त का कोई टर्म आ गया तो आप उसको पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, साम्य बता सकते हैं कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो बात हो स्कंदगुप्त की, ठीक है, या बात हो भारत दुर्दशा की, जो आपको पढ़ जाना है, बहुत मजा आएगा आपको। मतलब लगेगा कि आप कितने इनरिच्ड हो रहे हैं साहित्यिक तौर पे और ज्ञान के तौर पे भी, ठीक है। साहित्यिक तौर पे और ज्ञान के तौर पे भी भारत दुर्दशा, ठीक है। और शायद एक आध वगैरह मिस कर रहा हूं, आप सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस मैंने प्रॉपर कवर कराया, कभी कभी मिस हो जाता है ऐसे। और उसके अलावा कुछ, अच्छा हाँ, एक दुनिया समान अंतर, इसमें कहानियों का संग्रह, एक से एक शानदार कहानियां हैं, समानांतर। और यहां पे मैं आषाढ़ का एक दिन बताना चाह रहा था, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। इसके अलावा मोहन राकेश भी हैं, मतलब मोहन राकेश का ही आषाढ़ का एक दिन। तो जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें कितने बेहतर तरीके से शब्दों में पिरोई गई हैं, मजा आएगा। ये साहित्यिक अनुभूति जरूर लीजिए। आप हिंदी साहित्य ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ले रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं ले रहे हैं तो वेस्ट नहीं जाएगा। आपको साहित्यिक अनुभूति जो मिलेगी और उससे जो आपका समाज बोध, साहित्य बोध और इतिहास बोध होगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ जाइए। कुछ निबंध भी हैं, मैं जो निबंध हैं मैं उनको ऐसे पढ़ने, क्योंकि थोड़े से गंभीर हैं, तो निबंधों को से बचा लीजिए। जो निबंध है उनको बाद में देखें। ये आप कर जाइए सबसे एक फर्स्ट थिंग आपको करनी है वो ये करनी, ठीक है। गद्य साहित्य पढ़ जाइए जब तक आप डिसाइड कर रहे हैं, और बहुत लंबा समय, एक हफ्ते के अंदर सब पढ़ जाएंगे, पूरी पढ़ जाइए, ठीक है। अब जब ये इसको पढ़ लिया आपने, तो पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट चीज है जो करना है, वो क्या करना है आपको, वो आप आ जाइए, ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। क्या आ जाइए आप, प्रश्न पत्र एक, खंड ख, जो बात करता है हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी साहित्य का इतिहास कर देते हैं यहां पे, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इसकी बात करता है। अब करना क्या है कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इतिहास लेखन हुआ, कैसे गारसा दत्त तासी से लेके डॉक्टर नागेंद्र तक ने इतिहास लिखा, कैसे विभिन्न साहित्यकारों ने समय समय पे इतिहासकार की भूमिका निभाई, चाहे वो मिश्र बंधु हो, चाहे वो आचार्य शुक्ल हो, चाहे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हो, या उसके पहले जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन हो, या आपको शिव सिंह सेंगर हो। इन सभी लोगों ने इनरिच किया, अपनी अलग अलग जगह पे अपने अवदानों से साहित्य को और साहित्य के इतिहास को इनरिच किया। हमें पता चला कि किस तरीके से साहित्य आया है। तो एक तो उस वजह से आपको वहां पे हो जाएगा फायदा, आपको एक जिसे कहते हैं कि क्रोनोलॉजी पता चल जाएगी, ठीक है, आपको कालक्रम पता चल जाएगा। तो कभी भी आप जब जो प्रश्न पत्र 2 का खंड क है पद्य साहित्य और खंड ख है गद्य साहित्य, इन दोनों के कालक्रम को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको यह पता रहेगा कि ये पहले आए, ये बाद में आए, ये काल पहले था, ये तरीका पहले था, ये तरीके की कविताएं पहले होती थी और ये बाद में होती थी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब इसमें जो कालों का वर्णन है ना, जो इसमें जब काल विभाजन होता है, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड काल विभाजन है मैं उसकी बात करूंगा। जब वो आप आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस दौरान ही बहुत सारे कवियों को लगातार पढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी वृत्तियों को, उस समय की पृष्ठभूमि को पढ़ने का मौका मिलेगा, और इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा प्रश्न पत्र 2 खंड क में जो पद्य का है, बहुत फायदा मिलने वाला है इस बात का। मतलब मुझे लगता है कि
बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जब कबीर को पढ़ें, सूर को पढ़ें, तुलसी को पढ़ें, जायसी को पढ़ें, आपको पता रहे, आप निराला को पढ़ें, आपको पता रहे कि किस पृष्ठभूमि से ये आते हैं, किस पृष्ठभूमि में इन्होंने ये अपना पद्य लिखा, इसके पहले की क्या पृष्ठभूमि थी, इसके बाद की क्या पृष्ठभूमि हुई, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। सब चीजें अगर आपको पहले से क्लियर हो तो पद्य पढ़ने में आधी चीजें तो वहीं पे क्लियर हो जाती, वहीं पे ही स्पष्ट हो जाती। ठीक है, क्यों सूफीज्म आया, क्यों हम सूफी को पढ़ रहे हैं, क्यों जायसी की बात करते हैं, क्यों हम बिहारी की बात करते हैं। निराला ने ऐसे कैपिटलिस्ट पे जो गुलाब को कैपिटलिस्ट बता दिया, क्यों कहा। राम की शक्ति पूजा से वो किन बिंबों की बात कर रहे थे, ये बिंब की बात सबसे पहले किसने की। क्या बिंब की बात को हम अमीर खुसरो से जोड़ सकते हैं? अगर अमीर खुसरो से जोड़ सकते हैं तो अमीर खुसरो का पुरानी हिंदी और हिंदी जिसे हिंदवी कहा जाता था उस समय, उसमें क्या योगदान है। क्या कोई ऐसा दरबारी कवि भी था जिसने दरबार में रहते हुए बाल मनोरंजन या आम मनोरंजन के लिए कविताएं लिखी, या पहेलियां लिखी, या मुकरियां लिखी, या सोहने लिखे, या ढकोसले लिखे। आपको हिंट पता चल रहा होगा, तो बहुत सारी चीजें पता हो जाती, एक वास्ट स्पेक्ट्रम पता होता है, तब आपको प्रश्न पत्र 2 खंड क पद्य में बहुत सारे सामने बिठाने का, लिखने का, समझने का, समझाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, चूंकि इसमें साहित्य का इतिहास भी है, बाद में आप गद्य का, तमाम जो गद्य से जुड़ी विधाएं हैं, जो गद्य विधाओं का इतिहास है, ठीक है, जो गद्य विधाओं का इतिहास है, गद्य जो विधाओं का इतिहास है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक आपको पद्य मिलेगा। आधुनिक काल में कुछ गद्य का भी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको पद्य ही ज्यादा पढ़ना है। तो यहां पे तो आपको पद्य का पता चल गया, यहां पे आपको ये जो सारी चीजें थे इनसे आपको पद्य का तो पता चल गया। और जब भी पढ़िएगा उदाहरण सहित पढ़िएगा, याद करिएगा, याद कीजिएगा कि 4 मास 24 गज अंगुल अस्प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, भय प्रगट की पाला दीन दयाला, सब याद कीजिए। मूड बुड़ाए हरि मिले तो मैं ले मुड़ाए, बार बार के मूडते भेड़ न बैकुंठ जाए, ये सारी चीजें याद करिए। इसलिए क्योंकि जो खंड क है प्रश्न पत्र 2 का पद्य वाला, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आपने पद्य का इतिहास पढ़ा, आपने गद्य विधाओं का इतिहास पढ़ा। जब इस इतिहास को पढ़ेंगे ना, तो जो आपका जो प्रश्न पत्र 2 है, प्रश्न पत्र 2 है, उसका जो खंड क और खंड ख है, ये दोनों ही आपका बेस एकदम सेट हो जाएगा। मतलब तब आप उसके जो कहते हैं ना संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ, प्रसंग और अर्थ में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। और जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा वो क्या मिलेगा कि आप एक साम्य स्थापित कर पाएंगे, और भाव साम्य हो या उदाहरण हो, आप बहुत सारे n नंबर ऑफ उदाहरण दे सकेंगे कि इस तरीके की प्रवृत्ति इनमें भी देखी जाती है। जैसे मैं बताऊं कि अगर किसी सूफी संत की बात कर ले, चलिए नानक की बात कर ली जाए, तो जब आप कबीर को लिखेंगे तो आप वहां पर रैदास से उनको रैदास के जो उदाहरण है वहां रख सकते हैं, आप नानक की को लिख सकते हैं, दादू दयाल की बात कर सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जब आप सूर की बात करेंगे तो आप रसखान को लिख सकते हैं, आप मीरा को लिख सकते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु की बात कर सकते हैं, चूंकि उनके जो भाव साम्य है कहीं ना कहीं एक पैरेलल, एक समानांतर ड्रॉ करते हैं, और वो उदाहरणों में बहुत इनरिस्ट होकर जुड़ जाते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप जो खंड ख है प्रश्न पत्र 2 का, उसको एक पढ़ जाइए समरी के तौर पे। फिर आप इस प्रश्न पत्र 1 के खंड ख पे आइए, जिसमें आपको पद्य और गद्य का इतिहास मिलेगा, और भी कुछ नई जो विधाएं हैं जैसे रिपोर्टाज वगैरह है या इस तरह की चीजें, उनकी जानकारी मिलेगी। तो आपका खंड क और ख प्रश्न पत्र 2 का जो यहां पे लिख रखा है, ये एकदम मजबूत हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप सीधे इसको पढ़ने के बाद आप सीधे, जैसे आपने पद्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ा, इसके सीधे बाद आप क्या पढ़ेंगे, खंड क प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 2 का जो खंड का है पद्य वाला, सीधे उसके बाद पढ़िए वहीं पे, और मतलब उसी समय पे पढ़ने के बाद लॉक इन कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। अब इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना है, खत्म, एकदम अल्टीमेट तरीके से खत्म। जब आप गद्य विधा का पढ़ेंगे तो वापस से आप आइए, और जो खंड ख है जिसको पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें सामने जोड़ते जाइए, उदाहरण जोड़ते जाइए, कुछ लाइन याद है उसको लिखते जाइए, कुछ नया अलंकार समास जो भी मिला, अलंकार इसमें मिलेगा, समास इसमें मिलेगा, या कुछ और चीजें भी आपको मिल रही हैं अभिधा में, लक्षणा में, जो भी मिल रही है आप उसको वहां पे लिखते जाइए, नोट करते जाइए।
अब यहां पे आपके अगर देखा जाए तो आपका 75% चीजें कवर हो जाएंगी इतने में, 75% इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्न खंड क हो गया प्रश्न पत्र 2 का, खंड ख हो गया प्रश्न पत्र 2 का, खंड ख हो गया प्रश्न पत्र 1 का भी। अब जो बचता है वो बचता है खंड क प्रश्न पत्र 1, जो है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, जो है हिंदी भाषा का इतिहास। देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास जब हम देखते हैं ना, हिंदी भाषा का इतिहास जब देखते हैं तो हमको एक क्रोनोलॉजी पता चलती है। क्या मिलती है क्रोनोलॉजी, क्या पता चलती है? हमें पता चलता है कि संस्कृत, जिसे सबकी मातृभाषा कहा जाता है, संस्कृत आई, उसके बाद पाली में ग्रंथ लिखे गए, फिर प्राकृत में ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, फिर एक भाषा आई जिसकी बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के पैरेलल ही उसके आसपास ही एक और भाषा दिखती है जिसे हम कहते हैं अवहट। क्योंकि जब पहले यूपीपीसीएस में हिंदी रहता था तो ये पाली प्राकृत से आप शुरू करते थे, ये भी पढ़ते थे, पर अभी आपको अपभ्रंश से ही पढ़नी है। अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, और फिर उसके बाद तो बहुत सारी चीजें इसमें और डेवलप हुई। मागधी हुई, ब्रजभाषा हुई, अवधी हुई, शौर सैनी मागधी हुई, अर्ध मागधी हुई। ठीक है, बहुत सारी सब डिविजन्स दिखेंगे, उसको तो डिटेल में पढ़ना ही है। तो अपभ्रंश अवहट में कई बार कंफ्यूजन लोग करते हैं कि एक ही है, लेकिन फिर विद्यापति का काव्य सब लोग उदाहरण उसी का देते हैं, उससे क्लियर होता है कि नहीं, अवहट कोई और भाषा थी, अपभ्रंश का थोड़ा बेटर स्वरूप था, उसका और बेटर स्वरूप आपको पुरानी हिंदी मिलता है, और धीमे धीमे ये जो वर्तमान हिंदी है उसमें कन्वर्ज होती जाती है। ठीक है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजी हिसाब से इसको एक बार पढ़िए, इन भाषाओं को पढ़िए, इनकी भाषाई विशेषताओं को पढ़िए, और ऐसे पढ़िए कि जैसे आप मैथ्स में कुछ पद याद कर रहे हैं, मैथ्स में कुछ थ्योरम याद कर रहे हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। आप ये याद कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे याद करते जाइएगा, और यकीन मानिए, बिल्कुल भरोसा कर लीजिए कि इसको एज इट इज याद करके कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण जो आपने प्रश्न पत्र 1 खंड ख में पढ़े हुए हैं, जब आदिकाल की बात करते हैं, अपभ्रंश का उदाहरण वहां से ले लीजिए, अवहट का उदाहरण वहां से ले लीजिए, आप वहां से पुरानी हिंदी का उदाहरण ले लीजिए, आप हिंदवी का उदाहरण ले लीजिए, वहां से तमाम उदाहरण यहां पे लिखते जाइए। आप ब्रज का उदाहरण ले लीजिए, आपको अवधी भाषा का उदाहरण ले लीजिए, लिखते जाइए। यहां पे हर के उदाहरण में एक आपके पास समय बच रहा है, आप 4 मतलब 2 3 4 4 उदाहरण लिख लीजिए। जितना एनरिच्ड होगा उतना अच्छा लगेगा, उतना मजा आएगा। हाँ, ये देखिएगा कि इस चक्कर में पेपर ना आपका ओवर हो जाए, टाइम ना खत्म हो जाए। चूंकि जो हमको 5 प्रश्न करने हैं ना, जो 5 प्रश्न करने हैं, कोशिश कीजिए कि सब पे समान समय दें। ठीक है, छूटे ना कुछ। और अगर कुछ बिल्कुल नहीं आपको आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो उस पे अन्यथा मत लिखिएगा। कबीर के बारे में पूछा है, तुलसी की कहानी मत लिख के आइएगा। ठीक है, इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं, इन बातों पे अगर ध्यान रख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य जो आपका वैकल्पिक विषय है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड आई गारंटी यू जस्ट फॉलो दिस थिंग, गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस को फॉलो कीजिए, बुक्स को, किताबों को फॉलो कीजिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, और स्टडी IQ IAS हिंदी पे मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं पूरा हिंदी लिटरेचर खत्म कराऊंगा, हिंदी साहित्य इस पे छोटे छोटे पे कराऊंगा। अगर आप मेरे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड, VIKASLIVE, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मेरे बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, या स्टडी IQ में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। इस कोड का प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। इसका प्रयोग करके आप हमारे विभिन्न कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा था कि जब आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, पाठ्यक्रम को समझते हुए, बुक्स को लेके चलते हुए, और मुझे फॉलो करते हुए, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, बस इसको उस तरीके से फॉलो कर लीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है, आपको 250 नंबर मिनिमम मिलेंगे। और 250 नंबर कम से कम इतने हैं कि जो मेरा ओ स्क्वायर की बात करता हूं, E²O² मतलब आपका एथिक्स का जो पेपर होता है, ठीक है, जो आपका एसे का पेपर होता है, ठीक है, और जो आपके 2 ऑप्शनल्स होते हैं, OP1 और 2 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के 2, OP1 का पेपर 2,
इनमें अगर आपने कमांड कर ली तो 100% आपका यूपीएससी मेंस क्रैक होना तय है। आप इंटरव्यू जरूर देंगे, लेकिन इस तकनीक को, पाठ्यक्रम को, बुक्स को और विकास सिंह को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलो, मतलब आपकी कॉल है, आप जिधर देखिए जो भी आपको अच्छा लगे। पर बहुत जल्दी हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, जहां पे हम प्रॉपर डिटेल में स्मार्ट वर्क के साथ में क्वेश्चंस को भी ऐड करते हुए, टेस्ट सीरीज को भी ऐड करते हुए हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम कवर कराएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस फोकस होकर स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी चैनल से जुड़े रहना है। लाइव सेक्शन, वीडियो सेक्शन देखते रहना है, हमारी वेबसाइट देखते रहना है। बहुत जल्द आपको उस पर अपडेट मिलेगा। स्टडी आईक्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, पुराने 2 वीडियोस भी जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नंबर 1। नंबर 2, और किन विषयों, टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। पूरे सिलेबस पे तो मैं वीडियो लेके आऊंगा ही, यदि किसी और विषय पे भी, हिंदी साहित्य से जुड़े किसी विषय पे आप टॉपिक्स वीडियो चाहते हैं तो हम जरूर लेके आएंगे उसको। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, स्टडी आईक्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी।